लेकर, और इसी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष ऊर्जा से उत्थान, किसान खिलाड़ी का सम्मान, क्योंकि आज के कैबिनेट के फैसलों में ये तमाम विषय साफ तौर पे दिखाई पड़े। इस खबर पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शिशिर सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा राकेश थपलियाल जी हैं, जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज के अगर फैसलों के लिहाज से बात की जाए तो किसान सम्मान निधि को एक तरीके से 5 साल का एक्सटेंशन देना और अभी तक का जो अनुभव रहा है उसके भी तमाम आंकड़े भी हमने दर्शकों के साथ साझा किया। आपको लगता है कि इस प्रकार की योजना एक वक्त की ज़रूरत थी जिसे शुरू किया गया, और आज भी उसका एक बड़ा लाभ देश की बड़ी संख्या में किसानों को, अन्नदाताओं को मिलता दिखाई पड़ रहा है? इसको बढ़ाना एक बेहतर फैसला? अरिंद्र, इसके पहले मैं आपको ना 2019 में ले चलना चाहूंगा, जब 2019 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी। कई सवाल उठे उस समय में। पहला सवाल तो ये उठा था कि अंतरिम बजट में कोई ऐसी घोषणा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारा संविधान ये बात कहता है, जो व्यवस्था ये कहती है कि अगर सरकार बहुमत में है तो वो कोई भी बड़े फैसले बजट में ऐलान कर सकती है, और वही हुआ। उस समय दूसरी आलोचना ये की गई कि 6,000 रुपए से क्या होता है किसानों को। अब आइए 2026 में। आज जब हम आप बात कर रहे हैं, दो आंकड़े आज सरकार की ओर से दिए गए हैं। एक तो यह कि 2020-21 से 2025-26 तक लगभग 3,10,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए। और अब तक जो, अगर 2026 के भी 2026-27 को भी शामिल कर ले तो वो 4,10,000 4,40,000 करोड़ रुपए के करीब में बढ़ जाता है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब 85% लोगों ने जो कर्ज की जरूरत थी उस उनके लिए वो कम हो गया, वो ज्यादा कमाई करने लगे। वो इस योजना की सबसे बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ अगर अनाज का उत्पादन देखें, वो बढ़ी है, ये इस योजना की कामयाबी है। तीसरी बड़ी बात है कि किसान और किसानी अगर दोनों ही एक तरीके से फायदेमंद की स्थिति में पहुंच रहे हैं, वो इस योजना की कामयाबी है। और 6,000 रुपए की छोटी रकम के बजाय हमें ये देखना है कि कुल रकम अर्थव्यवस्था में कितनी आ रही है। अगर आप कहते हैं कि 3,10,000 करोड़ रुपए 5 सालों में, या अब तक 4,47,000 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में आए हैं, ये अर्थव्यवस्था में एक सूचक्र को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे मुद्रा का प्रसार बढ़ता है वो सूचक्र को बढ़ावा देता है। और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह भी है कि जी, लगभग करीब 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति गांव में है। उनके लिए अगर इस तरह के धन की बात की जाए, इस तरह की व्यवस्था की बात की जाए, वो निश्चित तौर पर काफी फायदेमंद जी होती है। शिशिर जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि सरकार ने जब इसका जानकारी साझा की तो उसमें इस बात का भी जिक्र किया कि लगभग 85 से 90% के आसपास किसानों ने माना कि उनका ना सिर्फ उत्पादन बढ़ा, बल्कि अनौपचारिक तौर पे जो उन्हें ऋण लेना पड़ता था उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है। तो वो जो निर्भरता होती थी साहूकार या तमाम प्रकार की दिक्कतों को लेकर, उस पर भी नकेल लगी है और लोगों, किसानों को एक बड़ा संबल मिला है। बिल्कुल, देखिए, ये जो 3 किस्तें दी जाती है वो बुआई के ठीक पहले, फसली मौसम शुरू होने के ठीक पहले दी जाती है, जब किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और साहूकारी व्यवस्था में जो ब्याज की दर है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर किसान जिस तरीके से उसके दुष्चक्र में फंसता है, ऐसे में उनको एक संगठित तरीके से पहुंच रहा है पैसा। और ये भी ध्यान रखिए कि ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुंचता है, यानी कि लीकेज या कहीं भी बिचौलियों की भूमिका जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यानी कि उसका पूरा का पूरा फायदा किसानों को मिलता है। तो एक अगर किसान के लिए 6,000 रुपए की बात करेंगे तो आप कहेंगे छोटी रकम है, जी, लेकिन अगर आप पूरे बड़े व्यापक पैमाने पर जाएंगे तब उस रकम के महत्व का अंदाजा जो है आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, जो 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, और जिनमें से महिलाओं के खाते में भी 1,00,00,000 से ज्यादा रकम सीधे उनके खाते में गई। राकेश थपलियाल जी, क्योंकि आज के फैसलों में खेल से, खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ भी एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें बजट प्रावधान के तौर पे देखा जाए तो लगभग 8 गुना के आसपास में बढ़ोतरी है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब हम 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी करने की बात करते हैं, हम ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए खुद को तैयार करने की बात करते हैं, ऐसे में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में कैसे बढ़ा जाए, उसका एक खाका आज के फैसले में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ये फैसला नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए, एक तो बजट एलोकेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई, 8 गुना ज़्यादा उसमें, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के बिना कोई भी चीज़ नहीं चलती। और सरकार ने जो छुआ है चीज़ों को, आप देखिए कि जो पहलू छूट रहे थे कहीं ना कहीं, कि जैसे एक इमर्जिंग एथलीट की जो कैटेगरी है, इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट की कैटेगरी, वो तैयार की जाएगी कि जो उभरते हुए एथलीट हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा।
दूसरा, एक खेलो इंडिया फीडर स्कूल की शुरुआत की जाएगी, एक उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की जाएगी खेलो इंडिया। तो जो स्कूल लेवल पे बच्चे हैं, इसको हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर खेलों के विकास की जो योजनाएं थी वो इसमें लागू होंगी। और खेलो इंडिया के जरिए अभी तक हम तमाम चीज़ों पे, यूथ गेम्स हो रहे थे, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे, ट्राइबल गेम्स हो रहे थे, हमारे शीतकालीन खेल हो रहे थे, तमाम बीच गेम्स हो रहे थे, लेकिन अब उसमें ये जो स्कूल वाली चीज़ है, जब मैं आपको बताऊं कि 2018 में जब खेलो इंडिया गेम्स शुरू हुए थे तो पहले जो खेलो इंडिया गेम्स थे उनका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, बाद में इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। तो ये जो स्कूल वाली चीज़ को जो छुआ है ना, कि जो अनटच टैलेंट होता था, कि जहाँ से आपको रॉ खिलाड़ी हैं उनको तैयार किया जाए, जो वो फीडर स्कूल खुलेंगे, वो मुझे लगता है कि आपको ऊपर लेवल पे खिलाड़ी बनाने के लिए नीचे से ही अच्छी ट्रेनिंग के साथ वो खिलाड़ी ऊपर आएंगे। और दूसरी चीज़, जो एक कोचेस का जो एक एक्रेडिटेशन बोर्ड बनाने की बात है, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि आपके खिलाड़ियों में हज़ारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, तो उनके लिए आपको पूरे देश में कोचेस भी चाहिए, क्योंकि आप गाँव के स्कूल के मैदान से लेकर गांव के मैदान और आपका ओलंपिक्स तक को टच करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स को टच करना चाहते हैं, तो जब आप खिलाड़ियों का पूल बढ़ेगा तो आपको कोचेस भी बड़ी संख्या में चाहिए होंगे। और कोचेस भी ऐसे नहीं जो कि वेल ट्रेंड होंगे, जिनके पास एक्रेडिटेशन होगा कि भाई हाँ, ये इस खेल के लिए एक्रेडिटेड कोच हैं, इसकी नॉलेज है इन खेलों की, और किस तरह से सरकार कोचिंग को देना चाहती है। वो निचले स्तर से एक तरह की कोचिंग होगी। हमारा डिस्कशन बहुत से कोचेस के साथ हुआ, इंटरनेशनल कोचेस जो होते हैं, जो सक्सेसफुल कोचेस हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ट्रेनिंग का जो हिसाब है ना, वो निचले स्तर से एक समान होना चाहिए। अगर निचले स्तर पर बहुत हल्की कोचिंग है, फिर ऊपर आकर अच्छे लेवल की कोचिंग आती है, तो उससे उतना फायदा नहीं मिल पाता, वो गैप काफ़ी बन जाता है। क्योंकि जब खिलाड़ी खेलो इंडिया स्कीम्स में आता था तो एक अलग तरह की कोचिंग, अलग तरह का कंपटीशन उसको मिलता है, लेकिन जब वो स्कूल लेवल के कंपटीशंस में उतरता है या स्कूल में ट्रेनिंग पाता है, तो उसको अच्छे लेवल के कोचेस स्कूलों में नहीं मिलते। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद जो फीडर स्कूल्स होंगे जी, उनमें बच्चों को लाया जाएगा, जो टैलेंटेड बच्चे होंगे, अच्छी ट्रेनिंग। हाँ, नींव मजबूत करने की कोशिश है और शुरुआत से एक प्रकार से वो काम हो सके। शिशिर जी, क्योंकि पीएम सूर्य सरोवर योजना को लेकर भी आज केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है, आपको लगता है कि सोलर एनर्जी में भारत ने विश्व के पटल पे अपने आप को एक महारथी के तौर पे स्थापित किया, और अब अनटैप्ड तरीके से जो वाटर बॉडीज थी वहां पर भी हम जिस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे, स्वच्छ ऊर्जा में एक और बड़े कदम की ओर बढ़ने का फैसला लिया गया है? बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है एनटीपीसी ने, वो अपने कई प्लांट में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा रही है, और उसमें उनको काफी फायदा भी हुआ है, उससे उनकी कमाई भी बढ़ी है। देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि आपको इसके लिए कच्चे माल के लिए कुछ भी नहीं अदा करना है, वो सारा का सारा आपको प्रकृति मुफ्त में मुहैया कराती है, बस आपको उसके लिए व्यवस्था करनी है। अब एक समस्या यहाँ पर यह भी आती थी, जैसे राजस्थान में या कई जगहों पर सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लगाई गई, जमीन को लेकर के मुद्दा आता था। अब यहाँ पर जमीन की बात ही नहीं हो रही है, आपके जलाशय हैं, चाहे वो औद्योगिक जो इकाइयां हैं, वहां पर जो आपके वाटर सोर्सेस हैं, या फिर कनाल हैं, या फिर रिजर्वॉयर हैं, इन सब जगहों पर जहां पर जमीन की आपको जरूरत नहीं है, आप वहां पर एक फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा करके बिजली का उत्पादन कर सकते हो। इसी के साथ एक बड़ा मुद्दा है कि 2 घंटे तक के लिए जो बिजली स्टोरेज करने की जो क्षमता विकसित करने की बात की गई है, यानी कि दिन भर जो बिजली का उत्पादन हो वो शाम में भी इस्तेमाल उसका हो सके, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है, ये इस योजना में खास बात है। तो मुझे लगता है कि 3 बड़ी बातें इस योजना को हमें समझनी चाहिए। पहला, कि यहाँ पर आपके सौर की लागत कम होगी, क्योंकि आपको जमीन की कीमत अदा नहीं करनी है। दूसरा, स्टोरेज की फैसिलिटी है। और तीसरी बड़ी बात है कि आप उन जगहों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल पानी के सिवा कुछ और नहीं हो रहा। तो बिल्कुल ये बहुत सोच समझ के इसको आगे बढ़ने की बात है। और मौजूदा समय में 700 मेगावाट के आसपास भारत की ऑलरेडी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा से क्षमता एक तरीके से है, उसमें 5000 मेगावाट से ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। राकेश जी, क्योंकि हम खेलो इंडिया के लिहाज से तेज़ी से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो इस फैसले में जो पूरा खाका दिखाई पड़ रहा है उसमें फोकस ट्रेनिंग को लेकर भी है, टेक्नोलॉजी को लेकर भी दिखाई पड़ रहा है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे हम तेज़ी से आगे बढ़ा सकें उस दिशा में भी हम
काम करके अपने खिलाड़ियों को बेहतर एनवायरनमेंट देना, ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कराना, वो भी चिंता दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया जाएगा जिसमें खिलाड़ियों का पूरा डेटाबेस होगा, उनकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या चल रहा है, वो खुद वहाँ पर मॉनिटरिंग उसकी हर कोई भी कर सकता होगा। खिलाड़ी की परफॉर्मेंस क्या, उसका पूरा चार्ट उसके अंदर आएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। उसके बाद तभी वो कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में हमारे होने हैं अहमदाबाद में, उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। और जो ओलंपिक्स की दावेदारी हम कर रहे थे कि किसी भी खेल की जो ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ की दावेदारी कोई भी देश तब करता है जब उसके खिलाड़ी उसके लिए तैयार होते हैं। तो जब भारत ने दावेदारी की थी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो ये कहा गया कि हमारे पास खिलाड़ी कहाँ होंगे जो इतना पदक जीत सकें, हम टॉप 3 में आ सकें। लेकिन उसके लिए सरकार ने साथ साथ योजनाएं भी चलाई। तो आज ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि आने वाले अगले 3 साल 4 साल में हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हों कॉमनवेल्थ लेवल के। और दूसरी चीज, सरकार के प्रयास अलग है, लेकिन सरकार खेल फेडरेशनों को भी साथ लेके चलना चाहती है। उनकी भी अपलिफ्टमेंट की बात है कि भाई उनके पास भी धन की कमी ना हो, तो उनके भी जो बजट है खेल फेडरेशनों का वो पहले भी बढ़ाया गया और अब भी उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो मुझे लग रहा है जो खेल फेडरेशन जो तमाम नेशनल चैंपियनशिप्स कराती हैं उनको भी इससे बड़ा बल मिलेगा, कमी ना और वो होने बेहतरीन खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाओं के साथ उनको जो है कंपटीशन करा पाएंगे। बिल्कुल। शिशिर जी, एक आखिरी सवाल छोटा सा जवाब से चाहेंगे, क्योंकि समुद्र मंथन को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और हम जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आत्मनिर्भरता आएगी ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में? खाड़ी युद्ध की वजह से हमारे पास जो एक बड़ी परेशानी आई कि हमारे पास कच्चे तेल और गैस दोनों की आपूर्ति बाधित हुई है। अब यहाँ पर आप उस उत्पादन को कैसे बढ़ा रहे हैं, तो आप इस योजना का देखें तो इसके 2 हिस्से हैं। एक है कि आंकड़ों का संग्रहण और दूसरी तरफ जो है आप एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले अगर 5 साल में भी अगर हमने कच्चे तेल के आयात में 3 से 5% तक की कमी कर ली या 6% की कमी कर ली, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो विदेशी मुद्रा को लेकर के जो परेशानी होती है उसमें काफी हद तक कमी आएगी। यहाँ ये बात आप गौर करें कि हमारा अभी 1 ट्रिलियन पेट्रोलियम इक्विवेलेंट जो है वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, वो 1.6 ट्रिलियन तक बन जाएगा। मुझे लगता है कि इस योजना से वो आत्मनिर्भरता की तो बात एक महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन अगर आयात में कमी आती है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मल्टीपल लेवल पे एक तरीके से हमको बेहतर स्थिति की ओर आगे बढ़ाने के लिहाज से ये तमाम फैसले काम करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया दोनों का। और यहाँ पर